स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हैं फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे क्लर्क है, चाहे जेओआईटी, चाहे पुलिस है, चाहे अग्निवीर हो गया, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में होते हैं उन सब के लिए रेलिवेंट है। और इन कंटेंट को मैंने बनाया किस बेस पे, बुक बाय बुक, क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया था, बट एक्चुअली में हमने ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़े होते हैं, इसीलिए हम उन क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते। तो इस बेस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू की है। तो लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से भी मैंने पिक किए हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिनको रिसोर्स की कमी है। इट्स माई हार्डली रिक्वेस्ट, ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेसन नंबर 11 है कॉमरेड रामचंद्र। एक्चुअली ये बुक में टॉपिक इस तरीके के हैं जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं उनका जो पूरा बायोडाटा है वो दिया है, तो इस बेस पे ये क्वेश्चनिंग है। ठीक है, तो लेसन नंबर 11 है कॉमरेड रामचंद्र। तो प्रश्न है कि 1701 के कॉमरेड रामचंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ था। इसका उत्तर है 1903 में कांगड़ा के नूरपुर में। कई बार बिल्कुल डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। नूरपुर की जगह कुछ और डाल देगा एग्जामिनर, डेट भी चेंज कर देगा, या जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी चेंज कर सकता है। तो याद रखना कि कॉमरेड रामचंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1903 में कांगड़ा के नूरपुर में। कांगड़ा कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है ये, नूरपुर में। अगला प्रश्न है नेशनल कॉलेज किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर है लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे कौन, कॉमरेड रामचंद्र। तो नेशनल कॉलेज किसने स्थापित किया गया था, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे कॉमरेड रामचंद्र। अगला प्रश्न है रामचंद्र ने कौन से समाचार पत्र शुरू किए थे। इसका उत्तर है वंदे मातरम समाचार पत्र। लाला लाजपत राय के साथ शुरू और उसके संपादक भी बने थे। तो रामचंद्र ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किए थे, उत्तर है वंदे मातरम समाचार पत्र। लाला लाजपत राय के साथ शुरू किया था और इसके संपादक भी बने थे रामचंद्र। तो वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था, रामचंद्र और लाला लाजपत राय दोनों आ सकता है, इन दोनों ने मिलके ये किया था। तो संपादक बने थे रामचंद्र जी वंदे मातरम समाचार पत्र के। अगला प्रश्न है 1928 में किसके विचार से भारतीय नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस। तो 1928 में किसके विचार से भारतीय नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है पंजाब के एरिया को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसका उत्तर न्यायमूर्ति JC शाह। तो पंजाब के एरिया को हिमाचल में मिलाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, न्यायमूर्ति JC शाह। अगला प्रश्न है लालचंद प्रार्थी को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है चांद कुलवी। तो चांद कुलवी किससे कहा जाता है, लालचंद प्रार्थी को। चांद कुलवी लालचंद प्रार्थी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है रामचंद्र किस दल से संबंधित है। इसका उत्तर है रामचंद्र को सुभाष चंद्र बोस की गर्म दल से संबंधित माना जाता है, न कि महात्मा गांधी की नरम दल से। तो रामचंद्र को किस दल से संबंधित माना जाता है। इसका उत्तर है रामचंद्र को सुभाष चंद्र बोस के गर्म दल से संबंधित माना जाता है, न कि महात्मा गांधी की नरम दल से। तो रामचंद्र किस दल से थे, गर्म दल से, याद रखना है। अगला प्रश्न है रामचंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसका उत्तर है स्वाधीनता पत्र, जो इंग्लिश बुक थी, मतलब इंग्लिश में लिखी गई थी। तो स्वाधीनता पत्र किसने लिखी थी, रामचंद्र ने। रामचंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, स्वाधीनता पत्र, जो इंग्लिश में थी। कई बार एग्जामिनर इंग्लिश की जगह हिंदी या कुछ और भी डाल देता है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी इस तरीके के हेर फेर जो है एग्जामिनर आजकल करता है। रामचंद्र ने किससे विवाह किया था। इसका उत्तर है इंदिरा व प्रतिभा। ठीक है, याद रखना है रामचंद्र की 2 वाइफ थी, एक इंदिरा एक प्रभा। अगला प्रश्न है रामचंद्र ने किसका विरोध किया था। इसका उत्तर है रामचंद्र ने गांधी रिमिन समझौते का विरोध किया था। चौरा चोरी के बाद महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया था रामचंद्र ने।
जो रामचंद्र ने किसका विरोध किया था? गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था और चौरा चौरी के बाद महात्मा गांधी जी का साथ छोड़ दिया था रामचंद्र ने। अगला टॉपिक है राष्ट्र के गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? 23 फरवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। एक बार ये क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया था कि वहाँ पूछा गया था कि मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? 23 फरवरी 1897 में। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कहाँ? कटक में। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज को जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किसको? आज़ाद हिंद फौज को जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ था और माता प्रभा देवी। तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? पिता जानकी नाथ, माता प्रभा देवी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के शिक्षक का क्या नाम था? इसका उत्तर है 1902 में बैप्टिस्ट स्कूल में जो है सारा लॉरेंस उनकी प्रिय अध्यापिका थी। सारा लॉरेंस प्रिय अध्यापिका से इंग्लिश सीखी थी, बाद में बेनी माधव अध्यापक से अंग्रेजी व बांग्ला सीखी थी। तो सुभाष चंद्र बोस के शिक्षक का नाम क्या था? 1902 में बैप्टिस्ट स्कूल की सारा लॉरेंस प्रिय अध्यापिका से इंग्लिश सीखी थी, बाद में बेनी माधव अध्यापक से अंग्रेजी व बांग्ला सीखी थी। अब सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा कौन से रैंक के साथ पास की थी? इंग्लैंड में 4th रैंक के साथ। तो सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा किस रैंक के साथ पास की थी? 4th रैंक के साथ। अगला प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? 1921 में। अगला प्रश्न है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया तो बंगाल में किसने विरोध किया था? इसका उत्तर है बंगाल में चित्तरंजन दास व सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 भारत आया था। तो बंगाल में किसने विरोध किया था प्रिंस ऑफ वेल्स का? बंगाल में चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में बंगाल में। अगला सुभाष चंद्र बोस कब अखिल भारतीय युवा सम्मेलन समिति के अध्यक्ष बने? 1922 में। सुभाष चंद्र बोस कब जो है अखिल भारतीय युवा सम्मेलन समिति के अध्यक्ष बने थे? 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? स्वराज पार्टी 1923 में। स्वराज पार्टी 1923 में। स्वराज पार्टी 1923 में। अगला प्रश्न है 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका उत्तर है 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन नहीं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अगला प्रश्न है जब स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी स्थापित की थी? इसका उत्तर है बंगाल युवा दल। जब स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित की गई थी उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी स्थापित की थी? बंगाल युवा दल। तो बंगाल युवा दल किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन समाजवादी विचारधारा को मानते थे? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन ऐसा बंदा था जो समाजवादी कौन सी सोशलिस्ट अप्रोच को मानते थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस किस नारे से संतुष्ट नहीं थे? इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस स्वराज नारे से संतुष्ट नहीं थे, वह स्वशासन चाहते थे। तो प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस किस नारे से संतुष्ट नहीं थे? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस स्वराज नारे से संतुष्ट नहीं थे, वह स्वशासन चाहते थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस जो स्वराज नारे से संतुष्ट नहीं थे, वो जो है स्वशासन मतलब अपना शासन चाहते थे। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के अधीनता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है पूर्ण स्वतंत्रता। सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीनता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरी स्वतंत्रता हमें चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था, उनके स्वाधीनता आंदोलन के पीछे उद्देश्य था। अगला प्रश्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता में किसने की थी? इसका उत्तर है मोहम्मद अंसारी। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अंसारी। म से मद्रास, म से मोहम्मद अंसारी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में किसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया? इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्वीकार किया था। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अंसारी ने की थी, किसने जो है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था।
सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए थे? इसका उत्तर है 1936 में गुजरात के हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1936 में 1936 में गुजरात के हरिपुर में, कहाँ? गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस 1936 में गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के बीच मतभेद क्यों थे? इसका उत्तर है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद क्यों थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते थे और महात्मा गांधी अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद कब खुलकर सामने आया? इसका उत्तर है 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अधिवेशन में, क्योंकि 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव में सफल हुए। तो कब? 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में। और अब उसने आज़ाद हिंद फौज को किसने संगठित किया था? तो आज़ाद हिंद फौज को किसने संगठित किया था? संगठित करना क्या मतलब होता है? संगठित करना मतलब पावरफुल करना या इकट्ठे करना। संगठित किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस। और प्रश्न है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने ब्रिटेन को हराकर किस जगह कब्जा किया? तो जापान ने ब्रिटेन को हराकर कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सभी देशों, पूरे नहीं मतलब कुछ देश बचे थे, सभी नहीं है, लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 1939 से 1945 में हुआ था, जापान ने ब्रिटेन को हराकर किस जगह पर कब्जा किया था? जापान ने ब्रिटेन को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को किसने अपने हाथों में लिया? इसका उत्तर है 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे, वहां पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को अपने हाथों में लिया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से वहां पे विख्यात हुए थे वहीं से। तो रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को किसने अपने हाथों में लिया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे, वहां पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को अपने हाथों में लिया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से विख्यात हुए। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वो राष्ट्रपति बने। इसमें जो है इसे 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी। तो आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? आज़ाद हिंद सरकार 1943 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? इसका उत्तर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर यह नारा दिया? ठीक है, इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस भारतीय सैनिकों के बंदी बनाए जाने से दुखी थे। जापान में बोस द्वारा सिंगापुर बैठक की, जापान के सिंगापुर में उन्होंने बैठक की और यहाँ पे 30,000 था, 30,000 भारतीयों को स्वतंत्र करने की कसम खाई। यही जो है भारतीय सैनिकों को संबोधन में उन्होंने यह नारा दिया। तो कहाँ पे? सिंगापुर बैठक में यह नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापान के पास सिंगापुर बैठक में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है सिंगापुर में 4500 सैनिकों के साथ। तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 4500 सैनिकों के साथ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? इसका उत्तर है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? इसका उत्तर है 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। कब? 1944 में। अगला प्रश्न हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ? अमेरिका द्वारा जापान पर दूसरा बम गिराने से खत्म हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे खत्म हुआ था? अमेरिका द्वारा जापान पर दूसरा बम गिराने से।
अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसका उत्तर है जापान के युद्ध हारने के बाद सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? जापान के युद्ध हारने के बाद सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? पहली जो राष्ट्रीय योजना समिति थी उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है 21 उप समितियों की स्थापना की गई थी। फिर योजना आयोग और अब नीति आयोग की स्थापना हुई थी इसकी जगह। तो प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति पंडित नेहरू। इसमें 21 उप समितियों की स्थापना की गई, मतलब 21 उप समितियाँ भी इसमें शामिल थी। फिर योजना आयोग और अब नीति आयोग, इसका मतलब नाम में डाइवर्सिफिकेशन किया गया, बाद में बदले गए। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है नीति आयोग। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? नीति आयोग। लेसन नंबर 2 लोकमान्य तिलक। प्रश्न है लोकमान्य तिलक कहाँ जन्मे थे? इसका उत्तर है 1856 में रतनगिरी महाराष्ट्र में। लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ पे होता? 1856 में रतनगिरी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक का बचपन का नाम क्या था? तो बलवंत राय। घर पर उन्हें बाल कहते थे, बलवंत राव। लोकमान्य तिलक का बचपन का नाम क्या था? बलवंत राव। घर पे बाल कहते थे। अगला प्रश्न है 1818 में लोकमान्य तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर है केसरी, मराठी भाषा में। 1818 में लोकमान्य तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1818 में केसरी, जो किस भाषा में? मराठी भाषा में लिखी थी। तो यह भाषा में भी कई बार, मैक्सिमम बार जो है इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो केसरी लिखी गई थी मराठी भाषा में 1818 में। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में कौन सी पत्रिका लिखी थी? मराठा साप्ताहिक पत्र। तो लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में कौन से पत्रिका लिखी थी? इसका उत्तर है मराठा साप्ताहिक पत्र। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने कौन से उत्सव शुरू किए? तो इसका उत्तर है गणेश और शिवाजी उत्सव। लोकमान्य तिलक ने कौन से उत्सव शुरू किए थे? तो गणेश और शिवाजी उत्सव। गणेश और शिवाजी उत्सव लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में जनता ने तिलक को कौन सा नाम दिया था? तो महाराष्ट्र में जनता ने तिलक को लोकमान्य का नाम दिया था। अगला प्रश्न है 1896 में महाराष्ट्र में अकाल फैला तो लोकमान्य तिलक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों की पोल खोली? 1896 में महाराष्ट्र में अकाल फैला तो लोकमान्य तिलक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों की पोल खोली? केसरी और मराठा पत्रों के माध्यम से। कब? 1896 में। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक ने गर्म दल के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए किसको भारतीय लोगों का लक्ष्य घोषित किया? स्वराज। तो प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक ने गर्म दल के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए किसको भारतीय लोगों का लक्ष्य घोषित किया? स्वराज। कौन सा लक्ष्य? स्वराज लक्ष्य। लोकमान्य तिलक किस दल से थे? गर्म दल से। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने कौन सा विख्यात नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो ये भी पता रखना है आपने कि नरम दल में कौन थे, गर्म दल में कौन थे। वह सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे को भी मैंने फेस किया था कि नरम दल के कौन थे या गर्म दल के कौन थे। कई बार क्वेश्चन आया, जैसे बाल पाल लाल और अरविंद घोष, ठीक है। ये कौन से थे? गर्म दल से बाल पाल लाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष, बाल पाल लाल, अरविंद घोष, ये थे गर्म दल के नेता। अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन का किसने विरोध किया था? इसका उत्तर है नरम और गर्म दल दोनों ने किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया था नरम और गर्म दल दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है किसने स्वदेशी अपनाने हुआ विदेशी का बहिष्कार पर बल दिया? लोकमान्य तिलक। किसने स्वदेशी मतलब अपने देश के सामान को अपनाने, वो विदेशी मतलब बाहर के सामान का बहिष्कार किया था? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को बेनकाब करने के लिए लोकमान्य तिलक ने किस का सहारा लिया था? केसरी व मराठा। अगला प्रश्न है नरम दल और गर्म दल में क्यों विभेद थे? उत्तर, या मतभेद ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रमों को लेकर थे।
ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभेद क्यों थे? यह मतभेद ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर थे। नरम दल वाले की स्ट्रेटजी क्या थी कि हमने रिक्वेस्ट करके या एप्लीकेशन दे के बड़े प्यार से मतलब उनको समझाना है कि हमारे अधिकार हमें दे दो। ठीक है, नरम दल वाले इस तरीके की सोच रखते थे, और जो गरम दल वाले थे वो कहते थे भाई, तो गर्म दिमाग वाले लोग होते हैं ना, वैसे समझ लो कि हमें ये चाहिए चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें गरम मतलब गरम लोग वो थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1906 में। सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग हो गए थे, जिसे गरम दल और नरम दल कहा गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नरम दल और गरम दल कब बने थे? तो 1906 में सूरत अधिवेशन में बने थे। अगला प्रश्न है, तिलक ने किसके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका उत्तर है एनी बेसेंट के साथ। तिलक ने किसके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी? एनी बेसेंट के साथ। और प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है लोकमान्य तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल कब एक हो गए थे? इसका उत्तर है 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इसमें तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नरम दल और गरम दल कब एक हो गए थे? 1916 के कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? मैक्सिमम लोगों को ये आएगा ही नहीं कि क्या हुआ था। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल जो एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसमें तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला टॉपिक है, अगला लेसन नंबर 3, महर्षि अरविंद घोष। क्वेश्चन 1712 है, महर्षि अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इसका उत्तर है 15 अगस्त 1872 में कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, जो आज है। तो महर्षि अरविंद घोष या अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद घोष के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है कृष्ण धन घोष। छोटे भाई का नाम बरिंदर घोष। तो अरविंद घोष के पिता का नाम क्या था? कृष्ण धन। अरविंद घोष के पिता क्या थे? बड़े धनी थे, कृष्ण धन। श्री कृष्ण धन घोष। छोटे भाई का नाम बरिंदर घोष। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष की कौन सी परीक्षा पास की थी? इसका उत्तर है अरविंद घोष ने ICS परीक्षा पास की थी, पर घुड़सवारी में अयोग्य ठहराए गए। इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन लैंग्वेज सीखी थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जो ICS में पास हो गए थे लेकिन घुड़सवारी में फेल हो गए, इसलिए अयोग्य ठहराए गए। तो अरविंद घोष। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता था किसी बंदे के बारे में कि उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, क्योंकि मैंने खुद फेस किया। जैसे स्टेटमेंट दे देगा अरविंद घोष को कौन कौन सी भाषाएं आती थी, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, इसके साथ वो हिंदी डाल देगा, संस्कृत डाल देगा। ठीक है तो याद रखना है, अरविंद घोष ने जो है इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष की भेंट विलायत में किससे हुई थी? तो बड़ौदा के राजा गायकवाड़ से। अरविंद घोष की भेंट विलायत में मतलब विदेश में किससे हुई थी? बड़ौदा के राजा गायकवाड़। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन ने अरविंद घोष को झकझोर दिया था, इसके खिलाफ उन्होंने कौन से इश्तिहार छपवाए? इसका उत्तर है नो कंप्रोमाइज, भवानी मंदिर। 1905 में बंगाल विभाजन ने अरविंद घोष को झकझोर दिया था और बंगाल विभाजन के खिलाफ उन्होंने कौन से इश्तिहार छपवाए थे? नो कंप्रोमाइज, भवानी मंदिर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नो कंप्रोमाइज, भवानी मंदिर किसने लिखे थे इश्तिहार, किसने छपवाए थे? अरविंद घोष ने। मतलब किस चीज़ के लिए? बंगाल विभाजन 1905 के लिए। 5-6 क्वेश्चन यही बन जाएंगे, 6-7। अरविंद घोष के लेख किस में छपे हैं? तो उसका उत्तर है इंदु प्रकाश नामक मराठी पत्र में छपे हैं। अरविंद घोष के लेख किस में छपे हैं? अरविंद घोष के लेख जो है इंदु प्रकाश नामक मराठी पत्र में छपे हैं। इंदु प्रकाश नामक मराठी पत्र में किसके लेख छपे हैं? अरविंद घोष के। इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इंदु प्रकाश नामक अरविंद घोष के लेख किस में छपे हैं? किस लिपि में छपे हैं? मराठी में छपे हैं।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपने देखना है। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष ने कौन सा पत्र निकाला था? युगांतर। युगांतर किसने निकाला था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कौन सा पत्र निकाला था? युगांतर। अगला प्रश्न, 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम नामक पत्र किसने निकाला है? उत्तर, चंद्रपाल। 1906 में वंदे मातरम नामक पत्र किसने निकाला है? चंद्रपाल। 1906 में वंदे मातरम नामक पत्र निकाला है चंद्रपाल। अगला प्रश्न, अरविंद घोष बंगाल में किस पार्टी के सदस्य बने थे? उत्तर, बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी। अरविंद घोष बंगाल में किस पार्टी के सदस्य बने? तो अरविंद घोष बंगाल में जो है बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी, अरविंद घोष बंगाल में बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। अगला प्रश्न है, 1908 में अरविंद घोष को किस जेल में बंद कर दिया गया? उत्तर, 1908 में कोलकाता में लाल बाजार में उनको बंद कर दिया गया। वो अरविंद घोष को फिर अलीपुर जेल में भेज दिया गया। कई बार जेल से भी आता है कि किसी एक स्टेटमेंट के रूप में बंदे के बारे में पूछ दिया जाता है कि उनको इस जेल में भेजा गया था, स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट जोड़ के। तो अगर ये डाला दिया जाए कि अरविंद घोष को फिर अलीपुर की जगह कुछ और ही डाल दिया जाए, जैसे कोलकाता डाल दिया जाए, तो अरविंद घोष को फिर अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, कर्म योगी में किसने ए लेटर टू माई कंट्री मैन लिखा था? तो कर्म योगी में किसने जो है अ लेटर टू माई कंट्री मैन लिखा था? इसका उत्तर है अरविंद घोष। मतलब कर्म योगी एक पुस्तक थी ना, एक बुक थी, उसके अंदर जो चैप्टर था वो था अ लेटर टू माई कंट्री मैन। कर्म योगी में किसने लिखा था अ लेटर टू माई कंट्री मैन? अरविंद घोष ने। अरविंद उनके द्वारा लिखित लेख में अरविंद घोष को महर्षि क्यों कहा गया? इसका उत्तर है तप साधना से वे कर्मयोगी बन गए, इन्हीं गुणों के कारण वे महर्षि पद पर सुशोभित हुए। उनके द्वारा लिखित लेख में अरविंद घोष को महर्षि क्यों कहा गया? तो अरविंद घोष को महर्षि इसलिए कहा गया, तप साधना से वे कर्मयोगी बन गए, इन्हीं गुणों के कारण वे महर्षि पद पर सुशोभित हुए। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर किसके आश्रम में आए थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है अरविंद घोष के आश्रम में आए थे। फ्रांस की महिला को अरविंद घोष ने अपने शिष्य बनाया था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर किसके आश्रम में आए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर अरविंद घोष के आश्रम में आए थे। अरविंद घोष की माँ का नाम क्या था? अरविंद घोष की माँ का नाम क्या था? इसका उत्तर है उनकी माँ का नाम सुशोभित था। तो अरविंद घोष की माँ का नाम क्या था? अरविंद घोष की माँ का नाम था सुशोभित। सुशोभित किसकी माँ का नाम था? अरविंद घोष। अगला है लेसन नंबर 4, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पे होता है? इसका उत्तर है 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज कहाँ से आए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज कहाँ से आए थे? इसका उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज ग्वालियर के तोमर गांव से यहाँ आए थे। राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज कहाँ से आए थे? राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज ग्वालियर के तोमर गांव से आए थे। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज की ओर किसने आकृष्ट किया था? आकृष्ट मतलब आकर्षित करना। इसका उत्तर है राम प्रसाद रोज मंदिर जाते थे, इसलिए एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और इनसे इम्प्रेस हुए। इंद्रजीत जिनका नाम था, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज की ओर खींचा या आकृष्ट किया। तो किसने खींचा? इंद्रजीत ने राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज की ओर खींचा। अगला लेसन नंबर 8, भारत रत्न अरुणा आसफ अली। तो अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 1999 में बंगाली परिवार में। तो अरुणा आसफ अली का जन्म कहाँ पे होता है? 1999 में बंगाली परिवार में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सरस्वती भवन किसने बनाया था? इसका उत्तर है अरुणा आसफ अली ने महिलाओं के लिए दिल्ली में सरस्वती भवन की स्थापना की या स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली में सरस्वती भवन में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। दिल्ली का सरस्वती भवन अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी?
इसका उत्तर है महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था से शुरू दांडी मार्च में भाग लिया था। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी? महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू दांडी मार्च में भाग लिया। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है इंकलाब समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है इंकलाब समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इंकलाब समाचार पत्र का संपादन किया था राम मनोहर लोहिया। इंकलाब समाचार पत्र राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है अरुणा आसफ अली ने 1943 में राम मनोहर लोहिया द्वारा संचालित किस समाचार पत्र का संपादन किया? इंकलाब। अरुणा आसफ अली ने 1943 में राम मनोहर लोहिया द्वारा संचालित किस समाचार पत्र का संपादन किया? इंकलाब। अरुणा आसफ अली ने 1943 में राम मनोहर लोहिया द्वारा संचालित किस समाचार पत्र का संपादन किया? इंकलाब। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया ने कौन सा पत्र संचालित किया था? समाचार पत्र संचालित किया था इंकलाब। अरुणा आसफ अली किसके नेतृत्व में यूनेस्को गई? तो इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया। अरुणा आसफ अली किसके नेतृत्व में यूनेस्को गई थी? राम मनोहर लोहिया। अरुणा आसफ अली किसके नेतृत्व में यूनेस्को गई थी? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है अरुणा आसफ अली को कौन सा पुरस्कार मिला? तो अरुणा आसफ अली को लेनिंग पुरस्कार मिला। तो अरुणा आसफ अली को कौन सा पुरस्कार मिला था? लेनिंग। इंकलाब समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। इंकलाब समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया था? इंकलाब। अगला प्रश्न है राम सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है पंजाब में। गुरु राम सिंह का जन्म आई थिंक 1615 में लुधियाना की वेणी ग्राम में हुआ था। राम सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। गुरु राम सिंह का जन्म 1615 में आई थिंक 1615 है यहाँ पे लुधियाना के वेणी ग्राम में होता। तो राम सिंह का जन्म पंजाब में, गुरु राम सिंह का जन्म लुधियाना के की वेणी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है राम सिंह को कौन सा आंदोलन का श्रेय जाता है? इसका उत्तर है पंजाब के सिखों में गुरु राम सिंह कुक्का आंदोलन कहते हैं। सिखों में पंजाब के सिखों में गुरु राम सिंह कुक्का आंदोलन कहते हैं। मतलब कुक्का आंदोलन से संबंधित है गुरु राम सिंह। पंजाब में राम सिंह को कौन सा आंदोलन का श्रेय जाता है? पंजाब के सिखों में गुरु राम सिंह को कुक्का आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है ननिहाल सिंह को फौज में किसने भर्ती कराया था? ननिहाल सिंह को फौज में भर्ती किसने कराया था? इसका उत्तर है राम सिंह। जिसको ननिहाल को राम सिंह ने फौज में भर्ती कराया था। तो अगला प्रश्न है 1838 में कुक्का के प्रवर्तक व समाज सुधारक कौन थे? 1800 क्वेश्चन है कि 1838 में कुक्का आंदोलन के प्रवर्तक व समाज सुधारक कौन थे? बालक सिंह। 1838 में कुक्का के प्रवर्तक व समाज सुधारक कौन थे? उत्तर बालक सिंह। क्वेश्चन नंबर 1801 है गुरु की महिमा का काव्य रूप में गुणगान करने वाले को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कुक्का। गुरु की महिमा का काव्य रूप में गुणगान करने वाले को क्या कहते हैं? कुक्का। सो फाइनली कंप्लीट होते हैं 1800 क्वेश्चन। 1800 में जो एक्सप्लेनेशन है 5-6 कई बार 7 क्वेश्चन भी बन जाते, तो इसके हिसाब से अप्रोक्स ले लो कि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तो बने ही बने। 8-5-40 मतलब 100 के बदले 400 क्वेश्चन आपके एक वीडियो से बन रहे हैं। तो आप देखो कि आपका लेवल कितना हाई जाएगा। और वो भी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन है, पेज बाय पेज, बुक बाय बुक बने हैं। तो टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए वीडियो जिनको भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है कुछ बड़ा करना चाहते उन तक वीडियो आप पहुंचा दो। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ज़िंदगी में बड़ी जल्दी सक्सेस हो, यही ब्लेसिंग्स है और यही रिक्वेस्ट ऊपर वाले से। थैंक यू वेरी वेरी मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।